अच्छा, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और ओके ये जो मैम, बीच में एंट्री होगा तो ये बीप की आवाज आती रहेगी? बीप की आवाज आ रही है? हाँ ओके, जी। ओके फाइन, मैं ये उसे डिस्टर्ब। देख लेता हूँ मैम। ओके, डिस्टर्बेंस हाँ हो जी। रही है, ठीक है मैम। ओके मैम, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है ठीक। फाइन मैम, नॉट इशू। और आप किसी भी स्टूडेंट से अगर बात करना चाहें तो देखिए हाँ जी। स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, देखिए आकृति कुमारी आ रहा है जैसे, हाँ जी। इस पे क्लिक करिए। यस, हाँ। यहाँ पे अलाउ अलाउ माइक आ माइक। रहा है। ओके। यस मैम, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर दीजिए। एक स्टूडेंट को आप अपने साथ बात करने के लिए रखिए ताकि कोई भी आपको रिस्पॉन्स मिलते रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आकृति आपसे बात कर सकती है मैम। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, आप कर लीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज न्यू फीचर्स आए हैं तो अब 1-to-1 बात हो पाएगी। तो आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो मुझे चैट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं फिर अनम्यूट कर दूंगी आपको। इसलिए हम लास्ट के 10-15 मिनट्स के लिए रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे जो भी हमारे सिलेबस है उसको, आज के दिन का जो भी सिलेबस है वो हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो उसके लिए आप चैट बॉक्स के थ्रू, जैसे हम पहले करते थे, चैट बॉक्स में डाउट पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट बहुत मल्टीपल टाइम्स नहीं समझ में आ रहा है, देन ओनली आई विल यू विल रेज योर हैंड्स एंड देन आई विल अनम्यूट यू, एंड तब हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि एट अ टाइम इतने स्टूडेंट्स को अनम्यूट करके बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। हमने लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफरेंस उसके बीच में, इस बेसिस पर आज हम पढ़ेंगे द मेन कंपोनेंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट कब उसको वैलिड कहा जाएगा हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसकी 11 कंपोनेंट्स है फॉर बीइंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलने के लिए 11 कंपोनेंट्स है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। Before going recap what we have studied till now, as a equation we have studied that what is contract. Contract is equal to agreement plus enforceable by law. Whenever an agreement is being enforced by law which has a legal obligation, it will be termed as a contract. And an agreement क्या होता है? When there is an offer or proposal plus acceptance of offer and proposal, that will become an agreement, ठीक है। An agreement when enforceable by law becomes a contract. So अब हम ये पढ़ेंगे कि how an contract will be a valid contract and how it can be enforceable by law. एक contract को enforceable होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या एसेंशियल्स लगते हैं, which we will study. तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। In order to create a valid contract, there must be two or more parties because an individual cannot enter into an agreement with himself. We have already studied कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो और उससे ज्यादा पार्टीज की जरूरत होती है to form a contract or to get into in an agreement, ठीक है। It implies that one party makes a lawful proposal offer and the other party makes a lawful acceptance of the offer. इसका मतलब ये है दो पार्टी से, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर रुपीज 5 लाख टू फॉर एग्जाम्पल आकृति, ठीक है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस अग्रीमेंट में कौन लोग दो, इस अग्रीमेंट में कौन टू पार्टीज है? मी एंड आकृति। सो आई हैव give you an offer and if she is accepting my offer then it will be termed as one of the essential of a valid contract, ठीक है। The term lawful means offer and its acceptance must conform to the rules laid down by the Indian Contract Act regarding valid offer and acceptance and its communication. अब यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एसेंशियल पार्ट क्या है? एक ऑफर होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्चुअल में एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए, लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब ये लॉफुल एक्सेप्टेंस क्या होता है, लॉफुल ऑफर क्या होता है? एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस वैलिड कब होता है वो भी हम लेटर ऑन इन द चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्या है?
offer and acceptance. ठीक है, for example, if Kumar makes a proposal to sell his house to Mahesh for rupees 50,000 and Mahesh accept the proposal, there will be a valid agreement between two. Similarly, जैसे मैंने ऑफर किया to sell my car to Akriti and Akriti has accept my offer, so this will become a valid agreement between us. Okay, simple. Now let's move to the next essential component of a valid contract. Next is intention to create legal relations. एक intention होना चाहिए कि एक legal relation create हो रहा है between the two parties. कोई social obligation नहीं है. It should be an intention. It must be an intention among the parties that the agreement should be attached by legal consequences and create legal obligations, not under social obligations. For example, बेसिकली हम एक लॉ को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा. केस लॉज के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो इंस्टेड ऑफ रट्टाबाजी ऑफ योर डेफिनेशंस और योर लीगल टर्म्स, आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू आप पॉइंट्स को समझिए. ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम, क्योंकि अब तो ऑफलाइन ही एग्जाम होगा. ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है अगर कोई पैंडेमिक ना आया तो ऑफलाइन एग्जाम से होंगे. तो इसलिए बी प्रिपेयर फ्रॉम द डे वन. ठीक है, इसलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में याद करते रहिए. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो नेक्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? एक इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एन अग्रीमेंट टू डाइन एट अ फ्रेंड्स हाउस इज नॉट एन अग्रीमेंट गिविंग अ राइट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आकृति को बोला, for example, she is my friend, that I am going to into her house for a lunch party. That is a social obligation. This is not a legal obligation. If I am going outside with my friends or with my family, that is a social obligations. That is not that is not a due to legal relations. So in order to make an contract valid, there should be an intention to create legal relations. ठीक है, इस पे एक क्लासिक केस लॉ है ऑफ बैलफोर वर्सेस बैलफोर विच इज ऑन 1919. ठीक है, सो ये जो छोटे छोटे केस लॉज है, इसको थोड़ा अगर आप याद रखेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इस केस लॉ में बेसिकली क्या है, एक मैरिड कपल थे और वो जो हस्बैंड है उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने वाइफ को कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई विल गिव यू 30 पाउंड. ठीक है, 30 पाउंड मैं आपको एवरी मंथ पे करूंगा. ठीक है, एज अ पॉकेट मनी, और ऐसे कुछ बताया नहीं, कुछ एज अ पॉकेट मनी टर्म यूज नहीं किया, बट ही प्रॉमिस्ड हिज वाइफ कि आई विल गिव यू 30 पाउंड एवरी मंथ. ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में, वो जो पार्टीज थी, मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, वो सेपरेट हो गए, उनका डाइवोर्स हो गया. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो हस्बैंड है, ही फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट. ही डजंट पे द प्रॉमिस अमाउंट. अब क्या है, वाइफ ने क्या किया, केस कर दिया वो हस्बैंड पर, उसके एक्स हस्बैंड पर, कि he promised me to pay 30 pound per month when we were married. अब वो मुझे पे नहीं कर रहा है. तो कोर्ट ने क्या हेल्प किया, दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस और ऑब्लिगेशंस व्हेन that these two persons were married, husband और wife थे, तब उन्होंने कोई legal relations in the sense इस चीज पर agreement नहीं किया था कि हम एक legal relations create कर रहे हैं कि मैं आपको every month 30 पाउंड दूंगा और आप इन रिटर्न मुझे कुछ देंगे. ऐसा कोई लीगल रिलेशन नहीं था. हस्बैंड वाइफ एक सोशल ऑब्लिगेशन में आता है, तो वो एक फैमिली जैसे होते हैं. एक फैमिली है तो उसमें कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है. इट हैज एन social obligation. So it was hence held that there was no intention to create legal relations or obligation, and thus that agreement was not valid. ठीक है, and next essential component is consensus ad ideum. मतलब it also refer to a mutual agreement, mutual assent or meeting of minds. एक mutual agreement होना चाहिए. Consensus ad ideum इटालियन वर्ड है which means mutual agreement. इतना आपको समझना है. म्यूचुअल अग्रीमेंट जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों जो माइंड्स है, दोनों जो पार्टीज के माइंड्स है, वो एक सेम नतीजे पर है. कि फॉर एग्जांपल, आई एम
willing to sell my Santro car, ठीक है, I have mentioned that I have willing to sell my Santro car for 10 lakh rupees and the other person is willing to purchase my Santro car for 10 lakh rupees. मतलब Santro car और 10 lakh rupees दोनों का माइंड सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं Santro car for 10 lakh rupees सेल करना चाहती हूँ बट यू वांट टू परचेज Honda City for 12 lakhs, ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअल agreement नहीं है. So for being a valid contract, it is necessary to be have a mutual agreement. ठीक है? It is a phrase in contract law used to describe the intentions of the parties forming the contract. ये जो consensus ad idiom है, it is a phrase in the contract law used to describe the intentions of the parties forming the contract. In particular, it refers to a situation where there is a common understanding in the formation of the contract. जैसे मैंने समझा एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए when we are entering into a contract. Okay. For example, X is the owner of two cars, namely Honda City and Hector. जो मैंने एग्जांपल दिया वैसे ही है कुछ कि एक पर्सन है X, उनके पास टू कार्स है, one is Honda City and another is Hector. He want to sell his Honda City, ठीक है, but why जो other person है, other party है, वो he intends to buy the Hector car. तो यहाँ पर कोई कंसेसस एड इडियम नहीं है क्योंकि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं है. There is no identity of mind in this case and therefore in the absence of consensus ad idiom there is no agreement. Okay, is that clear? Next component, essential component of a valid agreement is lawful consideration. ठीक है, lawful consideration is also known as quid pro quo. ठीक है, ये जो इटालियन वर्ड्स है इसको अगर आप लिखेंगे तो दैट मेक्स योर आंसर मोर ब्यूटीफुल एंड फेच मोर मार्क्स. ठीक है, एन अग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन. कोई भी अग्रीमेंट हो दैट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ only when it has supported by some consideration. ठीक है, consideration क्या होता है, उसके essentials क्या है, we will study later on in the chapter, but simply you have to understand that according to Pollock, consideration क्या है, it is a price for which, क्या है ये, एक price है कि for which the promise of other is brought and the promise thus given for value is enforceable. सिंपली इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, यहाँ व्हाइट बोर्ड इसमें डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, मेरे पास था लेकिन ड्यू टू द स्क्रीन बैकग्राउंड स्क्रीन मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ. बट मेरे बात को समझने के लिए सोचिए, कंसंट्रेशन दीजिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए है एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं ही एक पर्सन हूँ. ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई आईफोन टू आकृति. ठीक है, फॉर ₹40,000. ठीक है, I want to sell my iPhone 12 to Akriti for 40,000 rupees. अब मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, 40,000 rupees. ठीक है, बट आकृति के लिए कंसिडरेशन क्या है, दैट आईफोन. ओके, सो यहाँ पर दोनों कंसिडरेशन को, दोनों चीजों को कंसिडरेशन मानते हैं. दैट इज द वैल्यू अमाउंट 40,000 फॉर मी, फॉर वन पार्टी, एंड फॉर द अनदर पार्टी दैट मटीरियल, दैट value which is being added to her, that iPhone is the consideration for her. ठीक है, so consideration is not only the amount, it is also the value. It may be the right, it may be the interest, it may be the responsibility depending upon the case to case. ठीक है, इतना ही आपको समझना है. एक lawful consideration important है when we are entering into a valid contract. एक valid contract enforceable by law होने के लिए there should be a lawful consideration. ठीक है, an agreement made in the absence of consideration is void. अगर consideration नहीं है तो that agreement is void, nullified, खारिज कर दिया जाता है. Only those considerations are valid which are lawful. Obviously consideration भी lawful होना चाहिए. कोई bribery के थ्रू या फिर कोई force के थ्रू या कोई undue influence के थ्रू considerations नहीं आने चाहिए. Consideration should be valid and lawful. Okay, is that clear? Now let's move to the next essential component. We will go a little faster क्योंकि ये जो Indian Contracts Act है वो बहुत वाइड है, ठीक है, बहुत वास्ट है. बट 15 क्लासेस में, ठीक है, 5 यूनिट्स कवर करने के लिए I have only
3 classes for each unit. ठीक है, so for that he means contract को 1 month to 2 months लगते हैं पढ़ाने के लिए. So I have to make it a short and compact for you ताकि आपको सारा knowledge भी हो and at the same time कम टाइम पर हो. तो मैं थोड़ा फास्ट जा सकती हूँ. रिकॉर्डिंग सेशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, देन यू विल गेट दैट एंड थोड़ा उसको स्लो करके आप समझ लीजिएगा. ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, राइट. सो नेक्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कंपिटेंसीज और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. जो एक दो पार्टीज है या फिर 2 and more parties when entering into a contract, they should have their contractual capacity. They should be competent to enter into the agreement. इसका मतलब क्या है? The parties to the agreement must be legally competent to enter into a valid contract. Competent, legally competent मतलब क्या है? According to section 11 of the act, every person is competent to contract if he is of age of majority. 18 years below minority कहते हैं and above 18 years किसको कहते हैं? Majority को कहते हैं. ठीक है, I am repeating, make it a note. Below 18 years क्या कहते हैं? Minor and above 18 years is a majority. तो वही parties, वही person enter कर सकते हैं in a valid contract, in a valid agreement who has that age of majority, plus he should be of sound mind. मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए. ठीक है, इंसेन नहीं होना चाहिए. बोलने वाला इंसान नहीं, मतलब लॉ ने उसको डिक्लेयर किया है ही इज अ मेंटल असाइलम पेशेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए. ही शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड एंड thirdly and mainly he is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. बहुत लोगों को बहुत due to their criminal offenses, due to their past records, लॉ उनको डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो एक ऐसा पर्सन कंपिटेंट कहा जाएगा या he or she has that contractual capacity in entering into a valid contract. कौन हो सकते हैं? First of all, he or she should be at the age of majority. Second, he or she should be of a sound mind. And third, he or she should not be disqualified from contracting by any law to which he is subject to. Okay. If a party suffers from any flaw in capacity, the agreement is not enforceable except in some special cases. Some special cases are there, which we will discuss later on in unit 2. ठीक है, उसको भी हम छोड़ते हैं. कहीं कहीं पर माइनॉरिटी को भी दिया जाता है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बट क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, व्हाट आर दोस स्पेशल केसेस, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. ग्रेजुअली हम आगे चलेंगे. ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि in order to make an agreement valid, one of the essential component is contractual capacity of parties, and under that the person should be at the age of majority. Second, he or she should have a sound mind, and third is that he or she is not disqualified from contracting by any law to which he is subject to. Okay, next component is free consent, which we have already discussed in the previous class. कि free consent होना चाहिए when we are entering into a valid contract. क्या होता है free consent? As per section 14 of Indian Contracts Act 1872, consent is said to be free when it is not caused by coercion, which is in the section 15, undue influence, which is under the section 16, fraud, which is under the section of 17, misrepresentation, which is under section 18, and mistake under section 20, 21 and 22. With this we will discuss later on in our next classes. ठीक है, कि फ्री कंसर्न कौन से सेक्शंस में आते हैं, एंड कोरिशन बेसिकली क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, these all we will discuss in a brief way or later on in the next classes. ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट इज अ फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट किसे कहते हैं आम भाषा में? वो कि आपका जो मत है, आपका जो कंसेंट है, वो किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं है, किसी ने फ्रॉड किया है आपके साथ उससे नहीं है, कोई आप पर फोर्स किया है कोरिशन के थ्रू नहीं है, या फिर आपको कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया है
उसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे या फिर कोई गलती से आप एंटर नहीं कर रहे, these all things comes under the, if these are due to this you are entering in a contract, then it is termed as your consent is not free. अगर इन सब से आप दूर है, then your consent is termed as free. ठीक है? If the contract is affected by any of the above four reasons, then it is then the contract becomes void. हमने कल void contract जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन क्या था void contract का? कि void contract वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर कंसेंट फ्री नहीं होता है. ठीक है? जहां पर जो कंसेंट है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोरेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस, उसको हम कहते हैं void agreement. ठीक है? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब इसको हमने थोड़ा सा रिवर्स करके पढ़ा कि फ्री कंसेंट क्या होता है. फ्री कंसेंट वो होता है जहां पर आपका जो मत है वो फ्री हो एंड नॉट कॉज्ड बाय कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस. एंड इफ इन सब की वजह से आप का कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फ्लुएंस्ड है, then your contract will become void. Okay? If the consent is induced by mistake, then the agreement would stand void, valid or voidable depending upon the type of mistake. अब हम जब फ्री कंसेंट पढ़ेंगे तब हम मिस्टेक में पढ़ेंगे कि कोई मिस्टेक अगर होता है तो उसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वॉइड हो सकता है. किसी मिस्टेक की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड रह सकता है और किसी मिस्टेक की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी हो सकता है. अवॉइडेबल क्या होता है? आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. मुझे भी पता होना चाहिए आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना आप अटेंटिवली सुनते हैं. ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. अब हमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? वी शुड हैव अ lawful offer and acceptance, intention to create legal relations, this act idiom, lawful consideration, competencies of contractual capacity of parties, free consent, and now it should be have a lawful object. जैसे आपको नाम से टॉपिक से पता चल रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, दैट शुड बी लॉफुल. जस्ट लाइक आई हैव गिवन इन द प्रीवियस क्लास एग्जाम्पल कि मैंने अपने घर को रेंट में दिया है. ठीक है? एंड आई नो इट इज फॉर द गैम्बलिंग पर्पस या फिर कोई टेररिज्म का कुछ बॉम्ब बना रहे हैं उसके लिए दिया है. ठीक है? मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है? हाइपोथेटिकली. एंड आफ्टर सम इयर्स आई मैंने केस सूट किया कोर्ट में कि द पर्सन whom I have come into a contract, उन्होंने मेरे हाउस का रेंट मुझे दिया नहीं. तो दिस इज forbidden by law. It is an illegal thing, right? That is an illegal contract. So मुझे जब पता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ही लॉफुल नहीं है, तो I can't come into a contract. ठीक है? तो यही कहा गया है in this कि one of the essential thing for a valid contract is a lawful object. The object of an agreement must be lawful. It means the purpose or design of the contract. ठीक है? जो आपका purpose है, जो आपका design है contract का, that should be lawful. Thus, when one hires a house for use as a gambling house, the object of the contract is to run a gambling house. The object is said to be unlawful. ठीक है? एक अगर आप वही जो सिमिलर एग्जांपल था तो वो दैट इज एन अनलॉफुल. अब अनलॉफुल और किस चीज को कहते हैं? अगर वो लॉज के थ्रू फॉरबिडन है, ठीक है, या फिर कोई फ्रॉड हो रहा है, उस वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. या फिर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आए आप जिसके वजह से किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट एन लॉफुल ऑब्जेक्ट. अनदर थिंग, अगर कोर्ट ने किसी भी चीज को या किसी भी काम को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इमोरल बोल दिया गया है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट टर्म एज लॉफुल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट ने ये बताया है कि फॉर एग्जाम्पल एक XYZ मटीरियल है विच इज banned from India, banned for the world, and it is not in favor of the public policy,
and if I come into contract with XYZ material with you, then that is not termed as a lawful object. ठीक है, समझ में आया? Now let's move to the next point, that is certainty of meaning. There should be some certainty when we are getting into an agreement in order to make it a valid. According to section 29 of ICA 1872, agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. एक ऐसा अग्रीमेंट जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं, जिसका मीनिंग सर्टेन ही नहीं है और उसका मीनिंग सर्टेन करने की कैपेसिटी भी नहीं है, दैट विल बी टर्म्ड एज void. ठीक है, the terms of contract must precise and certain and not vague or indefinite. जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है दैट शुड बी प्रिसाइज एंड सर्टेन, सर्टेनिटी होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल J agrees to sell 2500 tons of oils to M, but what kind of oil is not mentioned clearly. So on the ground of uncertainty this agreement stands void. ठीक है, J ने अग्री किया M को 2000 टन ऑयल सेल करने का, लेकिन कौन सा ऑयल, इज इट अ मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ही हैज नॉट मेंशन दैट. ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग दिस अग्रीमेंट स्टैंड्स void. इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. उस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज है वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, according to section 56 of Indian Contracts Act 1872, if the act is impossible in itself physically or legally, it cannot be enforced by the law. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कि आई कैन रन 10,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दैट इज इम्पॉसिबल. आई कांट रन, एनीवन कांट रन 10,000 किलोमीटर पर आवर, राइट. सो वो मैंने फॉल्स बताया है या फिर एक इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस से रिलेटेड मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, एंड दैट इज व्हाई माय कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज void. ओके, एंड इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नाउ द लास्ट टू एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज agreement not expressively declared void. जो agreement आप expressively declare नहीं करेंगे that will be termed as void in force in the country. The agreement in order to be valid contract must not have expressively declared as void by any law in force in the country. अगर law ने already declare कर दिया है कि this kind of things or this kind of agreements are void, उसको पहले से ही खारिज कर दिया गया है, उसके बाद आप उसी से रिलेटेड एक किसी और अग्रीमेंट में आ रहे हैं, दैट इज नॉट वैलिड. क्या फिर से समझिए इस चीज को. अगर ऑलरेडी कोर्ट ने किसी भी मटेरियल को लेकर या किसी भी ट्रेडिंग को लेकर या किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर या कुछ मैरिज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर ऑलरेडी बोल दिया गया है, फॉर एग्जांपल ट्रेड इलीगल ट्रेडिंग नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि इलीगल ट्रेडिंग नहीं हो सकते हैं, देन इफ यू आर कमिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन who is doing an illegal trading, then that is not a valid contract irrespective of other essential components are there in that. ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स है लेकिन ऑलरेडी कोर्ट ने उसको void घोषित कर दिया गया है, then it is not termed as a valid contract. ठीक है, किन किन चीजों को ऑलरेडी void कर दिया गया है, that is mentioned in section 24 to section 30 of Contracts Act, which is such as restraint of trade, restraint of marriage, restraint of legal proceedings, etc. These are not in your syllabus कि क्या क्या है section 24 से section 30 के बीच में, तो I am not getting into detail in that, but आपको बस इतना समझना है कि जो agreements को कोर्ट ने ऑलरेडी void डिक्लेयर कर दिया है, खारिज कर दिया है, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है. ओके, सिंपल. Now the last essential component of valid contract is legal formalities. An oral contract is perfectly valid contract except in those cases where the writing, registration, etc. is required by some statute.
जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है वो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, लेकिन जहां पर एक्सप्लिसिटली बोला गया है कि दैट अग्रीमेंट और दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, उसका कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दोनों पार्टीज का सिग्नेचर होना चाहिए, ऐसे कुछ ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस है pertaining to that contract, तो तब वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं होते हैं दैट इट इज नॉट कैनॉट बी टर्म्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किन किन चीज़ों में ये राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, साइनिंग ऑफ बोथ पार्टीज जरूरी होते हैं? इन केस ऑफ सेल, मॉर्गेज और लीज ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपके लैंड है, बिल्डिंग है, उन सब में, उन सब के लिए अगर आपको सेल करना है या मॉर्गेज पे देना है या फिर लीज करना है या फिर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, उन सब में उस प्रॉपर्टी का, दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, राइटिंग, साइनिंग ऑफ बोथ द पार्टीज इज वेरी नेसेसरी। अगर ये नहीं है then it is not termed as a valid contract. So whatever legal formalities are attached to that contract, वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? मुझे लगता है अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम, एंड लेट्स डिस्कस एनी डाउट्स इफ यू हैव एनी। ये क्या, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। बना रहे हो तब भी आपको आवाज नहीं आ रही है। I have unmuted I have allowed Akriti's chat. Can Akriti tell me अपना माइक ऑन करके कि मेरी आवाज पीपीटी सब दिख रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? Yes, there should be a legal lawful offer and a lawful acceptance. अब ये lawful offer क्या होता है, lawful acceptance क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं उस चीज को भी। Akash asked this question when I will teach you quasi contracts. ठीक है, टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। I think so there is no doubts as such. Himanshi Gupta, you have raised your hand. Okay, I am unmuting you. I am allowing you. Please unmute your mic and ask me your question. Abhishek Mishra, I am also allowing you. If you have any doubt, then ask me by unmuting your mic. Anyone else have any doubt, then ask me or we will move to the next topic.
Okay, I think so. No one has any doubt. Let's move to the next topic. Hello. Whoever has raised their hands, I am allowing their mic. If you have doubt, then please ask. I don't think so. Anyone has any doubt left. Okay. I have allowed almost everyone who has raised their hands. Okay. Let's move to the next topic, which is essentials of valid offer. अभी तक हमने देखा कि एक valid आकृति. Do you have any doubt? Abhishek, do you have any doubt? ओके अभी तक हमने क्या देखा? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक वैलिड ऑफर और एक वैलिड एक्सेप्टेंस की जरूरत है. एक लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है. अब हम आते हैं कि वैलिड ऑफर किसको कहा जाता है. ठीक है, एक वैलिड ऑफर इसको कहा जाता है विच मस्ट बी डेफिनेट, अनएम्बिगुअस एंड वेग इन नेचर. जो एक डेफिनेट ऑफर हो, ठीक है, इसकी क्लैरिटी हो, एम्बिगुअस नहीं हो और वेग नहीं हो. ठीक है, offer must be certain as specified in section 29. It must be unambiguous. It must be unambiguous means that the thing offered must clearly be specified. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 ये कहा गया है कि जो आपका ऑफर है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम ऑफर टू सेल हिज कार टू टी. एम is owned two cars, one is Ford and another is BMW. एम के पास, मेरे से ही लेते हैं एग्जांपल, मेरे पास 2 कार्स है. ठीक है, एक Ford और एक BMW. ठीक है, एंड मैं फॉर एग्जांपल अमित को अपना कार बेचना चाहती हूँ. ठीक है, लेकिन मैंने बताया नहीं कौन सा कार मुझे बेचना है, तो माय ऑफर इज नॉट डेफिनेट. मैंने ये बताया नहीं कि आई वांट टू सेल माय फोर्ड कार और BMW कार. ठीक है, तो दैट इज व्हाई माय ऑफर इज नॉट अ वैलिड बिकॉज आई हैव नॉट क्लियरली मेंशन or my offer doesn't have that definite thing or clarity in my offer. Okay, so this is not a valid offer. Okay, now let's move to the next one. The offer is different from invitation to offer. Sometimes you get differentiation between offer and invitation to offer. Offer or invitation of offer is different things. दोनों अलग चीज है. Invitation of offer doesn't count as a कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है. ऑफर इज टर्म्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऑफर वो भी जो वैलिड ऑफर हो. ठीक है, तो वैलिड ऑफर में इन्विटेशन ऑफ ऑफर किसको कहा जाता है? बेसिकली एक शॉप में अगर प्राइस टैग है तो दैट इज अ इन्विटेशन ऑफ ऑफर, नॉट एन ऑफर. ऑफर तब होगा जब दैट सेल्स पर्सन इज ऑफरिंग यू द अमाउंट एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट एंड दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जो कि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखेंगे. ओके, तो सिंपली इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर में क्या डिफरेंशिएशन है कि इन्विटेशन ऑफ ऑफर में प्राइस टैग डिस्प्ले किया गया है, तो दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन ऑफ ऑफर डज नॉट मेक्स इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और लॉफुल और वैलिड ऑफर. ठीक है, सो in order to have a valid contract there should be a valid offer, not a valid invitation to offer. Okay, next is offer must create legal relationships or consequences similar to the
प्रीवियस थिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जैसा था कि एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं होनी चाहिए. Similarly, in order to make an offer a valid offer, there should be a legal relationship, which means there must be an intention of the offerer to work under legal obligations or to legally bounded by law, not under social obligations. Okay, is that clear? If someone has unmuted their mic, please mute your mic. Okay, we were in the offer must create legal relationships and consequences. ठीक है, एक legal relationship होना चाहिए, social obligations नहीं होनी चाहिए. Is that clear? Examples I have already told you. For now, another example is that, for example, my mother told me that after the exams you will get a video game. She has promised me that I will, if I pass my exam, I will get a video game. Okay, but this is not a legally bounded offer, as we have a family relations. I am her daughter, blood relation hai, and it creates a social obligation, not a legal relationship. So any offer which doesn't have a legal relationship is doesn't term as a valid offer. ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफर की जरूरत है, और वैलिड ऑफर में के लिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना जरूरी है, नॉट अ सोशल ऑब्लिगेशन. इज दैट क्लियर? Let's move to the fourth point, that is offer must be made. रिस्क है. Is there any doubt? Anyone has any doubt? I'm not getting this system. Okay, let's ignore it and move to the next point, that the offer must be made with a view to obtain the asset. मतलब जो ऑफर है that should be a free in nature. मतलब हमने पहले पढ़ा कि फ्री कंसेंट होना चाहिए. सिमिलरली ऑफर जब हम दे रहे हैं किसी को, वो वैलिड तभी होगा जब उसमें एक फ्री कंसेंट है, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अनड्यू इन्फ्लुएंसेस और कोएशन और फोर्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. इसके थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. जो मेरा ऑफर है दैट इज फ्री, कंसेंट फ्री. ठीक है, उसमें कोई फोर्स या फ्रॉड की वजह से नहीं है, एंड दैट विल मेक इट अ वैलिड ऑफर. ओके, इज दैट क्लियर? Next point, to make it a valid offer is that the offer must be communicated. ठीक है, जो communication of offer is the most primary thing which is to be done for a valid offer. एक ऑफर वैलिड होने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अपने जिसको आप ऑफर दे रहे हैं. ठीक है, द ऑफरर मस्ट कम्युनिकेट ऑफर टू द ऑफरी. देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफरर एंड द ऑफरी. ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर दे रहा है. ठीक है, ऑफरी कौन होता है? जो ऑफर ले रहा है. ठीक है, इज दैट क्लियर? It may be general or specific in nature. Sometimes क्या होता है एग्जाम में टाइप्स ऑफ ऑफर्स भी आते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑफर्स में आपकी 6 पॉइंट ऑनवर्ड्स आपके टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं. ठीक है, दैट इज the offer can be general, offer can be specific, offer can be express, offer can be implied, offer can be positive as well as offer can be negative. ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि आपको सेम चीज बार बार में रिपीट कराओ, तो इसलिए ये याद रखिएगा कि अगर टाइप्स ऑफ ऑफर्स आ रहे हैं एग्जाम में, देन दीज आर योर टाइप्स ऑफ ऑफर्स, दैट इज जनरल, स्पेसिफिक, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, एंड दिस इज और ये सब की वजह से भी एक वैलिड ऑफर बनता है. दैट इज एन ऑफर कैन बी जनरल और इन स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है, जनरल ऑफर मतलब जो कि आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं, दैट इज आई हैव एडवर्टाइज्ड इट इन अ OLX दैट आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹3 लाख. ठीक है, सो ये मैं ऑफर जो दे रही हूँ वो जनरल पब्लिक को दे रही हूँ, पब्लिक एट अ लार्ज दे रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज अ जनरल ऑफर एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड ऑफर. ठीक है,
स्पेसिफिक ऑफर किसको कहेंगे? नाम से आपको पता चल रहा है स्पेसिफिक ऑफर मतलब मैंने एक पर्टिकुलर इंसान को दिया वो ऑफर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आकृति को दिया या फिर अमित को दिया या फिर किसी को भी मैंने एक पर्टिकुलर XYZ पर्सन को मैंने अगर ऑफर किया है, that is the specific in nature. My offer is specific in nature and also specific offer is also termed as a valid offer. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज ऑफर में भी एक्सप्रेस और ऑफर में भी इम्प्लाइड। जो आपका ऑफर है वो एक्सप्रेसिव ऑफर भी हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर किसको कहेंगे? विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस ऑफर सिमिलर है। क्या होता है? जो कि वी आर मेडिंग विद आवर वर्ड्स स्पोकन और रिटन, लिखकर या फिर बोलकर जो ऑफर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, दैट इज अ एक्सप्रेस ऑफर एंड एक्सप्रेस ऑफर इज ऑल्सो अ वैलिड ऑफर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफर्स टू सेल हिज लैपटॉप टू वाई फॉर ₹15,000 बाई टेलीफोन। उन्होंने टेलीफोन करके एक्स ने वाई को बताया कि आई एम ऑफरिंग यू माई लैपटॉप फॉर ₹15,000। ठीक है, अब आते हैं इम्प्लाइड ऑफर में। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? विच वन विच मे बी गैदर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस। Through your conduct, through your gesture, through the circumstances of the cases, the offer can be termed as an implied offer. Implied offer is also a valid offer. कैसे? For example, जो beauty parlors है, which are offering services, or any service providers who are offering their services, ठीक है, they are giving you an implied offer. आपको implied offer दे रहे हैं कि आप आइए हमारे सर्विस लीजिए। ठीक है, Similarly, ATM services to the customers, etc. In fact, आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, मेट्रो है, DTC बस है, स्टेट गवर्नमेंट बसेस जो होते हैं, वो सब सारे बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड ऑफर टू द पब्लिक। You as a person accept that offer. If you accept that offer, and that will make an agreement. Next, another type of offer is a positive offer. Obviously, a person may express his willingness to do something or to abstain from doing something. एक पर्सन एक पॉजिटिव ऑफर भी दे सकते हैं, एक नेगेटिव ऑफर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऑफर किया बिटवीन माई एंड माई नेबर्स हाउस कि मैं एक वॉल बना रही हूँ, ठीक है, सो दैट इज अ पॉजिटिव ऑफर। आई एम ऑफरिंग टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट अ वॉल टू प्रोवाइड प्राइवेसी। ठीक है, and negative offer that I do not want to construct a wall so I can get a free passage of light and air, and that is why I don't want to create that wall. That is my negative offer. ठीक है, negative offer हो या positive offer हो, offer is valid. Okay, is that clear? So these are the types of a valid offer. Okay. Now let's come to the acceptance. Acceptance भी हम complete करते हैं. According to section 2 of subsection B of Indian Contract Act 1872, when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. An accepted proposal is called a promise or an agreement. जब एक पर्सन जिसने ऑफर किया है, एक वैलिड ऑफर किया है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है, हामी भरा है एंड एक्सेप्ट किया है, दैट इज द एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या एसेंशियल्स कंपोनेंट होते हैं? कब हम एक एक्सेप्टेंस को वैलिड मानेंगे? जब आप अपना जो एक्सेप्टेंस है आपने कम्युनिकेट किया हो ऑफर को, जिन्होंने आपको ऑफर किया है उनको आपने बताया कि यस आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, then that is one of the essential component of a valid acceptance. To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated to the offer. जिसने आपको ऑफर दिया है, आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया है, एंड इफ यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, ये भी अगर आपने बताया है, तो मतलब आपको कम्युनिकेट करना है। Whenever you are getting an offer, you are accepting that or not accepting that, you are communicating that. Then it will become a valid acceptance. ठीक है, acceptance must be made within a reasonable time. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऑफर किया है टू सेल माय होंडा सिटी कार फॉर 4 लाख रुपीस in 2021 January 2021 and you are accepting in January 2023 after 2 years, then that is not a valid acceptance, क्योंकि आपने reasonable time में नहीं किया है। अब
रीजनेबल टाइम किसको कहेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द केसेस टू केसेस। बट अगर ऑफर जिसने किया है, ऑफर ने स्पेसिफाई कर दिया है कि यू विल गिव योर एक्सेप्टेंस विद इन अ वीक, या फिर यू विल गिव योर एक्सेप्टेंस विद इन अ मंथ, अगर मुझे एक स्टिपुलेटेड टाइम दे दिया है ऑफर ने, उस रीजनेबल टाइम में अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो दैट इज नॉट टर्म एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है। Next is acceptance must made according to the mode prescribed or usual or reasonable mode. ठीक है। जैसे सिमिलरली ऑफरर ने एक टाइम, रीजनेबल टाइम, आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम एक्सेप्टर को बता दिया था, ऑफरी को बता दिया था कि इस टाइम के अंदर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आपका जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं होगा। सिमिलरली mode of acceptance is also being prescribed or said by the offerer। अगर mode of acceptance बता दिया है, for example के थ्रू समझते हैं कि मैंने X को बोला कि I want to sell my Ford car for rupees 5 lakhs and you have to accept my proposal within a week, and if you accept my proposal just mail me। okay? तो उन्होंने क्या कहा, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मेल, थ्रू ईमेल यू विल एक्सेप्ट माय ऑफर। अगर उसके अलावा उन्होंने पोस्ट करके अगर एक्सेप्ट किया है, ठीक है, थ्रू राइटिंग और थ्रू अनदर मोड, या फिजिकली अगर उन्होंने बोला कि आई हैव एक्सेप्टेड दैट, तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा। जिस मोड से ऑफरर ने कहा है, इंडिकेट किया है कि आपको एक्सेप्ट करना है, उसी मोड से आप एक्सेप्ट करेंगे, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। अगर आप चुप है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपने बताया है, पहले से बता के रखा हुआ है ऑफरर को कि अगर मैं चुप हूँ मतलब हाँ है, तब उसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने ऑफर किया है और आप चुप है, उसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आई एम ऑफरिंग यू माई कार फॉर ₹2 लाख, और आपने अगर रिप्लाई नहीं किया मुझे 15 डेज में, तो मैं इसको समझूंगा कि आपने एक्सेप्ट ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। और तुम साइलेंट है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मैंने खुद ही आप कंडीशंस लगा दिए कि अगर तुमने 15 दिन में मुझे हाँ या ना नहीं बोला, तो मैंने मान लिया कि तुम मेरी कार खरीदोगे। दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है। वैलिड एक्सेप्टेंस साइलेंस को नहीं कहा जा सकता। Another component of being a valid acceptance is that the acceptance must be given before the offer lapses or before the offer is revoked। जब तक एक स्टिपुलेटेड टाइम मैंने दिया है, उसके बाद वो ऑफर खारिज हो जाता है। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट अगर मैंने एक ऑफर किया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑफर्ड यू माई कार फॉर ₹2 लाख, और मैंने आपको बोला है कि विद इन अ वीक यू विल गिव मी योर एक्सेप्टेंस, और मेरा डेथ हो जाती है कल ही, तो अब ये जो ऑफर है दैट इज स्टैंड्स रिवोक्ड बिकॉज द ऑफर हैज बीन डाइड। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब वो ना ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही वो ऑफर बचता है, क्योंकि वो ऑफर रिवोक हो चुका है। ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, आई गेस वी हैव नॉट हैव मच टाइम, तो अब हम दूसरे टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी सी दैट। Not seeing any one of your chat. Why chat has been turned off? Okay, if you have any doubt, just raise your hands. I have already unmuted
some of your mics. हेलो, कोई तो रिप्लाई कर दो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपको सुनाई दिया है ये सेशन और नॉट। मैम चैट बुक ऑफ में है। अच्छा, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे। इज दैट क्लियर एवरीथिंग? मैम जनरल ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर अलग कैसे है, क्योंकि वो तो पब्लिक को ही दिया जाता है दोनों। व्हाट्स योर नेम? पहला अपना नाम बताइए, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछिए। नीतीश कुमार। ओके, आपने क्या पूछा? जनरल ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर कैसे डिफरेंट है? जनरल ऑफर एक पब्लिक को दिया जा रहा है, ठीक है, जनरल इन अ लार्ज, ठीक है, और इम्प्लाइड क्या है कि आप जेस्चर के थ्रू आप समझ रहे हैं, ये डिफरेंस है, समझ रहे हैं, वो जेस्चर के थ्रू है। और इम्प्लाइड का ऑपोजिट है एक्सप्रेस, ठीक है। जनरल ऑफर कैन बी इम्प्लाइड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ओके। इम्प्लाइड मतलब जेस्चर्स के थ्रू, और एक्सप्रेस मतलब आप स्पोकन वर्ड्स के थ्रू या रिटन के थ्रू आप ऑफर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर नितिश? मैम जेस्चर का मतलब आपके हाव भाव से, जैसे एटीएम्स आपके बैंक्स में, बैंक के बाहर एटीएम्स है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, तो आपको ऑलरेडी ऑफर आपको समझ में आ रहा है कि वो मशीन लगा हुआ है वहां पर, तो आपको वहां से मनी विड्रॉ करना है, ठीक है, या फिर जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं आपको उससे कर सकते हैं। तो आपको एक ऑलरेडी एक इम्प्लाइड ऑफर है, उन्होंने एक सेटअप सेट करके रखा है, आप उनके जेस्चर से समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि वो किस काम के लिए है, ठीक है। तो दैट इज अ इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है नितिश? ओके मैम। Okay. Anyone else? I'm allowing mic. अगर किसी को कोई डाउट है तो ask me. Otherwise, I will end the session. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मुझे एक्सेप्टेंस का आपकी आवाज टूट कर आ रही है। हेलो, फिर से रिपीट कीजिए डाउट को। इसका 5th पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। 5th point of valid offer or valid acceptance? Acceptance. Valid acceptance. Acceptance must be given before the offer lapses or before the offer is revoked. मतलब जो ऑफर मैंने आपको दिया है, जैसे मैंने बोला है कि 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है, अगर आपने 7 दिन के बाद मुझे रिप्लाई किया, एक्सेप्ट किया, तो वो ऑफर माना नहीं जाएगा, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये आप समझे। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, जैसे मैंने अगर आपको ऑफर किया है कि 7 दिन के अंदर आप मुझे रिप्लाई करेंगे, लेकिन कल ही मेरी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वो ऑफर ही खारिज हो गया, क्योंकि हमने कल प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टास्क हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अब मैं मेरी ही मृत्यु हो गई, जिसने ऑफर किया उसकी मृत्यु हो गई, तो वो ऑफर ही नहीं बचा, राइट। सो दिस ऑफर इज बीइंग रिवोक्ड। जब वो ऑफर रिवोक्ड हो गया तो अब दूसरा इंसान जिसको मैंने ऑफर किया था वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, ठीक है, समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, गुड। एनीवन एल्स? मैम जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिखा है ना, उसके हाँ पास जी। 3 डॉट है, उसी में जाकर आप एक ही बार में पूरे को अनम्यूट कर दीजिए। पार्टिसिपेंट्स, हाँ 3 डॉट है ना अच्छा, पार्टिसिपेंट्स के हाँ, बाद, उसमें। allow mic for attendance, this one? Okay, yes, I have allowed everyone. Thank you Nitish. ये आज फर्स्ट टाइम ये सेटअप हुआ है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके मैम। Yes, anyone else? Hello. Yes, hello. Good Ma'am, my morning. name is Ketan. Please be a louder. What's your name? Ma'am, my name is Ketan. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, difference between offer and invitation to offer. Offer and invitation to offer. अगर आप किसी दुकान में जा रहे हैं, इसलिए that's why I am not unmuting everyone's mic. अब यहाँ पर आप गाना गाने लग जा रहे हो, disable करना पड़ेगा मुझे सब। Now I have disabled everyone.
अब आपको अगर डाउट्स पूछने हैं तो डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही नॉनसेंस क्रिएट करेंगे तो फिर सब कोई डाउट नहीं पूछ पाएगा. सो it's on your hands how you want to take that class, right? So जो डाउट था ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, लास्ट डाउट मैं ये क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आई विल नॉट एक्सेप्ट कि ऐसे कोई गाना गा रहा है बीच में या कुछ ऐसे हो रहा है. आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट. दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. ओके, तो डाउट क्या था? ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर. ऑफर क्या होता है जो आप अभी तक समझे हैं, जो भी मैंने अभी बताया है कि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, कुछ भी आप ऑफर करेंगे, दैट इज आई वांट टू सेल माय कार टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू अ जनरल पब्लिक में ऑफर कर रहे हैं. बट इनविटेशन टू ऑफर आपको ये समझना है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझिए कि एक शॉप में डिफरेंट आप फॉर एग्जांपल बिग बाजार में जाते हैं तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट टैग्स देख पाते हैं, प्राइस टैग्स देख पाते हैं. तो दैट इज इनविटेशन टू ऑफर. they are inviting you and giving you an offer, inviting you and to get an offer. ठीक है, so that is an invitation to offer. when you accept that, ठीक है, जब अगर वो बोलेंगे कि ये आप लीजिए, मैं आप पर्टिकुलर आप पर्सन के लिए मैंने कस्टमाइज किया है, then that is an offer. okay, this is the basic slightest difference. okay, I think that is clear. अगर clear नहीं है then we will ask in the next class. मुझे समझ में नहीं आ रहा अनम्यूट करना चाहिए कि नहीं. अनम्यूट करूंगी फिर अगर ऐसा नॉइसेंस क्रिएट होगा तो आई विल एंड द क्लास. ओके, हेलो मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल होगी? ठीक है, मैं ये पूछ कर आपको बता दूंगी. ये मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड कर लिया है, मेरे ही डैशबोर्ड में रिकॉर्ड होगा. तो मैम ये बताइए. मैम कैपेसिटी ऑफ पार्टिस बता देना. It's not audible. Can you please a bit मैम louder? इसकी पीडीएफ कब अवेलेबल हो जाएगी? पीडीएफ की बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए. आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट 1 और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एवरी यूनिट, ठीक है, मैं एक गूगल ड्राइव लिंक बनाऊंगी which I will post it in the class itself. वो लिंक आप संभाल कर सेव करके रख लीजिए अपने पास. उसी लिंक में एट द एंड ऑफ एवरी यूनिट मैं पीडीएफ सेंड करूँगी. ठीक है, पीडीएफ हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुआ, या फिर कोई मुझे केस लॉस अच्छे लगे. ओके, कोई केस लॉस अच्छे लगे वो मैं पोस्ट कर दूंगी, या फिर कोई केस स्टडी होगा, कुछ भी होगा. ठीक है, विच आई थिंक इट्स इज वेरी नेसेसरी फॉर यू. कोई सिलेबस है, हमारा सिलेबस है, इसोल का स्टडी मटेरियल है, सब कुछ मैं उसमें अपलोड कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन एट द एंड ऑफ ईच यूनिट आई विल पोस्ट दिस थिंग. ठीक है, ये जो चीज है, मेरा मैसेज है. आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सबको आप ये सर्कुलेट कर दीजिए ये न्यूज़. बार बार क्लास में सेम चीज़ है या फिर ईमेल के थ्रू ये डाउट मत पूछिए कि मैं कैसे कब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. फ्रॉम माय साइड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू. And secondly, if you have any doubt, you can ask me through Teams app. And Hello, ma'am. हेलो हेलो मैम. हेलो. Yes. One at a time, please. डाउट है Hello. मैम. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में We are loud. Hello. Hello. Yes. Then could you please send me a WhatsApp group link? मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने कोई व्हाट्सएप लिंक क्रिएट नहीं किया है. मैं एक गूगल ड्राइव लिंक क्रिएट करूंगी जहाँ पर मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, मेरे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस नहीं है और नहीं, मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ. ठीक है. यस मैम. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड टेलीग्राम ग्रुप है तो वैलिड ऑफर मतलब थोड़े सिमिलर ही होते हैं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब एक वैलिड ऑफर होगा. ये आपको समझ में आया है ना? मैंने पहले एसेंशियल्स पढ़ाए, 11 एसेंशियल्स. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 11 एसेंशियल्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट क्या है, एक वैलिड ऑफर होना चाहिए. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है दोनों में. लीगैलिटी होना, लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, सब कुछ सिमिलर होता है. कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको समझना है, थोड़ा याद करना है. दैट्स इट. लॉ ऑलरेडी डिफाइंड है. ठीक है, एक सेकंड.
लॉ ऑलरेडी मैम डिफाइंड है। मेरे पास स्टडी ये सोल का, तो मैम ये पीडीएफ से सिर्फ पढ़ के हो जाएगा? फिर आपस टूट के आई है, फिर से आप रिपीट कीजिए। मैम मेरे पास सोल का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो मैम ये मैं आपके पास नोट्स पढ़ के इससे हो जाएगा सब? हाँ, फॉर स्टडी मटेरियल सबसे पहले आप सभी के डैशबोर्ड में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप एसओएल का जो डैशबोर्ड आपको मिला है जिससे आप लॉगिन करते हैं, उसमें आप अच्छे से हर एक पॉइंट को सर्च कीजिए, क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं। आई कैन अंडरस्टैंड आपने अपने जो डैशबोर्ड है उनको इतने अच्छे से आपने समझा नहीं है। हर एक आज आपका टास्क यही है। नेक्स्ट क्लास आपका थर्सडे है। इन 4-5 दिन में आपको क्या करना है, एक सेकंड में सबको अनम्यूट कर दूँ। आप सबको क्या करना है, इन 4-5 डेज में अपने डैशबोर्ड को अच्छे से देखिए, ठीक है। हर एक पॉइंट में जाइए, जाकर उसको क्लिक कीजिए, उसमें देखिए आपके जो स्टडी मटेरियल्स है वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं, वैसे फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। वहां से करिए, बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल है, उसमें बहुत डिटेल में एग्जांपल्स केस स्टडीज के थ्रू दिया गया है, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरे नोट्स तो अवेलेबल होंगे ही, मेरे नोट्स में कंपैक्ट एक अच्छे वे में है, साथ में स्टडी मटेरियल भी है। तो डोंट से कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। स्टडी मटेरियल आपके अवेलेबल है आपके डैशबोर्ड में। इट इज योर ड्यूटी टू सर्च इट फ्रॉम योर डैशबोर्ड, दैट्स इट, ठीक है। एंड अदरवाइज मैं जब गूगल लिंक क्रिएट करूंगी तब भी मैं वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके आपके लिए दे दूंगी। ओके, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt else? No, ma'am. नो मैम। अगली क्लास No, ma'am. अगली क्लास आपका थर्सडे होगा, दैट इज फ्रॉम 11:30 to 12:30, सेम टाइमिंग्स, ठीक है। मैम 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 अनएम्बिगुअस मीनिंग का मीनिंग क्या होता है? एम्बिगुअस मतलब जो क्लियर नहीं है, ठीक है, जो वेग है, जो क्लियर नहीं है, उसको एम्बिगुअस कहते हैं, ठीक है। मीनिंग्स आपको गूगल में मिल जाएंगे, उसमें से आप देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली एम्बिगुअस मतलब वही होता है कि जो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। जो आप ऐसे ही हवा में बोल दे रहे हैं, चलती भाषा में जिसको कहते हैं, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी, मैम वो लिंक कैसे मिलेगा हमें? स्कॉलर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, जो स्कॉलर्स वगैरह के नाम है डेफिनेशंस में। देखिए मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स चेक किए थे, उसमें बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह डेफिनेशंस लिखे थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख रहे हैं तब भी कोई मार्क्स एज सच डिडक्ट नहीं होता है, हाफ मार्क 1 मार्क ऐसे डिडक्ट होता है, लेकिन ट्राई टू रिमेंबर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। तो बस इतना ही है। हेलो मैम। और मैम आप Yes. पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताओगे क्या? हाँ, वो मैं हर क्लास के एंड में बताती हूँ, एट द एंड ऑफ 5th यूनिट, ठीक है। सो तब मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, और साथ साथ में क्लास के टाइम में भी मैं बोलती हूँ, जैसे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से कोई केस लॉ या कोई स्टडी या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एट द एंड ऑफ योर मतलब ये पूरा आप पढ़ाई कर लेंगे तब भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे मैम वो क्लासेस लिंक कैसे मिलेगा हमें? एनीथिंग एल्स? मैम हेलो, एनीथिंग Void एल्स? and voidable थर्सडे और contract. सैटरडे होंगी, 2 दिन की क्लासेस Thursday, होंगी। yes, Thursday and Saturday till June, ठीक है। मैम, मैम मटेरियल एक्चुअली भी चलेगी ना वीडियो? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या फिर से? मैम एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक्सप्लेन कर दो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अब जो ये है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर मैं ये जो वीडियो लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये मैं फिर से गूगल ड्राइव में डाल दूंगी, इफ पॉसिबल हुआ तो तब आप फिर से वो रिकॉर्डेड सेशंस पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुकी, किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है, एक फिर से एक सेम टॉपिक में पढ़ाऊंगी, 1 घंटा लग जाएगा, विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। ओके। एनीथिंग एल्स? मैम पर लिंक कैसे मिलेगा? मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी यहीं पर। मैम नेक्स्ट क्लास chat से box स्ट्रीमिंग में। होगी? क्या फिर से बताइए? मैम नेक्स्ट क्लास से स्ट्रीमिंग वीडियो होगी ना, ताकि मतलब अगर मिस हो जाती है फिर दोबारा देख लें। ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, स्ट्रीमिंग वीडियो होगा या नहीं, ये आज के लिए है या फिर फॉर एवरी क्लासेस है, ये मैं बात करके फिर बता पाऊंगी आपको।
क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर साथ साथ में आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बाद में डाउट्स आपको क्लियर नहीं होंगे या फिर कुछ चीज़ें मैं क्लास में अभी समझा रही हूँ, साथ साथ में आपको पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जब क्लास लेते हैं तो आपका माइंड साथ में रहता है। रिकॉर्डेड लेक्चर आप सो कर भी ले लेते हैं, चलते चलते ले लेते हैं। तो मैं भी स्टूडेंट थी, मुझे पता, तो इसलिए क्लास लेकर अटेंड करने की पूरी कोशिश कीजिए। यस मैम। ठीक है। और मैम बिजनेस लॉ की जो बताइए बिजनेस लॉ की। मैम बिजनेस लॉ की जो मैम एक और मैम जो क्लास लेती है उसमें अलग टॉपिक चलता है और उसमें अलग, तो मैम दोनों कैसे ले हम? आपकी मर्जी है, आप किसी भी टीचर